ओके, इंडिया एजुकेशन सिविल सर्विस में दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक हमारा शासनकाल था। ठीक है, 1206 से दिल्ली सिंपल से याद रखें कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल था। ठीक है, ओके, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक हमारा जो था दिल्ली सल्तनत का वो शासनकाल इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहा जाता है इसमें कि 1206 से लेकर 1226 भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सिंपल कि दिल्ली सल्तनत में कितने सुल्तानों का बात जिक्र कहा गया, तो 5 सुल्तान। ठीक है, तो वो हम उसे ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन करने वाले जितने भी वंश थे वो 5 सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इस पॉइंट को हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आपके सबसे पहले गुलाम वंश आए। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक थे। जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग इलबरी वंश भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलबरी वंश। याद रखिएगा कि इलबरी वंश क्या है, तो इलबरी वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है और गुलाम वंश को ही हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का था। ठीक है, तो 1206 से 1290 ईस्वी याद रखेंगे। किसी में कन्फ्यूजन होता है कि 1206 से लेके 1526 कह देते हैं, तो 1526 संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का एक शासनकाल था। उस शासनकाल के अंदर हमारे कुछ 5 वंश आए हैं। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश इनमें से सबसे पहला कहता है कि गुलाम वंश जो थे मूलतः 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश जो था वो लोदी वंश अफगान वंश का था। ठीक है, तो इनमें से 4 वंश थे, बाकी अंतिम वंश जो था लोदी वंश था। याद रखें कि अंतिम जो वंश था वो लोदी वंश था। इसमें क्या है, सबसे पहला चीज़ कि मोहम्मद गौरी गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का गुलाम वंश का क्या था, पहला सुल्तान था। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का वो गुलाम था। ठीक है, तो इस सल्तनत में न केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसमें भारतीय इस्लाम की वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290 ईस्वी तक जो शासन किया, वो क्या किया, भारत में यानी कि दक्षिण एशिया, याद रखिएगा दक्षिण एशिया इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया जो सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाता है, दक्षिण एशिया साइड में हमारा दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया कैसे हो गया, जैसे मैप हम लोग बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इन सभी में जो हमारा दक्षिण एशिया जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें जो ये पोर्शन आया है हमारा दक्षिण एशिया में, ठीक है, तो मंदिरों का विनाश किया गया और क्या किया गया, उसे अपवित्र भी किया गया। लेकिन भारतीय इस्लाम की वास्तुकला में उदय हुआ जब इस्लामिक जो आक्रमण था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत पर आक्रमण किया तो वो मंदिरों को तो नष्ट किया ही, साथ ही साथ उसमें इस्लामिक वास्तुकला का भी विकास किया, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो कला था वो हमारे देश में आ चुका था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल था जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा समय था जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बागडोर वहाँ की संभाली। अंत में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, मुगल सल्तनत के द्वारा इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो अब हम लोग मुख्य रूप से
गुलाम वंश को इस विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 ईस्वी तक का शासनकाल था। गुलाम वंश को इतिहासकारों ने दो नामों से पुकारा, पहला गुलाम वंश और दूसरा मामलुक वंश, ठीक है। तो पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि गुलाम वंश क्या है। प्रारंभिक इतिहासकारों ने गुलाम वंश कहा क्योंकि इस गुलाम वंश में कुछ शासक गुलाम रहे थे। सिंपल सा है कि गुलाम वंश इसलिए कहा गया कि वहाँ के जो भी शासक थे पहले वो गुलाम थे और बाद में उन्हें वो सत्ता प्राप्त हुई, इसलिए गुलाम वंश बोला गया। मामलुक वंश यह नाम भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि मामलुक का अर्थ होता है ऐसे गुलाम जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, ऐसे दास जिन्हें सैनिकों कार्यों में लगाया गया हो, यानी कि उसे कहा गया है जिसके माता पिता क्या हो, स्वतंत्र हो या जिन्हें सैनिक कार्यों में लगा दिया गया हो। मतलब कि जो वह व्यक्ति जो सैनिक के कार्य में लगे हुए हैं, गुलामी करते थे और बाद में उसकी कुशलता को देखकर सुल्तान जो थे वो क्या करते थे, उन्हें कहीं का उन्हें नायक बना देते थे। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे मतलब कि वो अपना सत्ता को कायम करते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे हैं इलबरी वंश। इसी के बारे में इलबरी वंश कहता है क्या कि इलबरी वंश यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक इलबरी जाति के तुर्क थे। तो इसमें सबसे पहला अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखता है, इसमें आता है कि गुलाम, मामलुक और इलबरी इन सभी में से उपयुक्त शब्द कौन सा है जो बोला जा सकता है गुलाम वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था। तो इलबरी बोला जाएगा कि इलबरी इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें बहुत से शासक जो थे इलबरी जाति के थे, इलबरी जाति के थे, ठीक है। तो ये बोला गया। आगे चलते हैं हम लोग। गुलाम वंश के शासक का नाम पहला था जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आराम शाह के बारे में हम लोग चलते हैं। आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, उसका अनुभवहीन अयोग्य पुत्र आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था जो बहुत ही अयोग्य था और जिसका नाम आराम शाह था। उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था शासन चलाने का, वो एक अनुभवहीन व्यक्ति था। किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो अब ये ध्यान में रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम आराम शाह था। वो जो था वो अनुभवहीन था और उसे सत्ता से हटाकर उसे क्या किया गया, इल्तुतमिश ने अपने पद को सिंहासन लिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 1206 से लेकर 1210 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। अब आता है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश का पुत्र आया इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उसकी माता शाह तुर्कान दासी थी। मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, ये बात हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का जो पॉइंट्स है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है और दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर, अपने आप में महत्वपूर्ण एक सिलेबस रखता है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि पहले इसको हम लोग थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स किसी शासक के बारे में, कुछ पॉइंट किसी शासक, जब उसके बारे में लोग कंठस्थ हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट इसी के बारे में, इसके जो डिटेल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, पॉइंट्स है, उसको फिर आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं थोड़े थोड़े करके इसे बता रहा हूँ। तो अब हम लोग इतना तो जाने कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह जो अयोग्य था, इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया जो उसका फिरोज रुकनुद्दीन उसका पुत्र था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठा। उसकी माता तुर्कान दासी थी। कहा जा सकता है कि तुर्कान दासी किसकी माता थी, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी, जिसके पति का नाम इल्तुतमिश था, ठीक है। तो मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी, ठीक है। अब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। फिर मुइजुद्दीन बारहम शाह 1240 से लेकर 1242। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 और बलबन वंश जो था 1266 से 1286, ठीक है। इसको हम लोग फिर से एक बार क्रमबद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ सकते हैं वो ध्यान देखते हैं। सबसे पहले है रजिया सुल्तान। रजिया
रजिया, बरहम, मसूद, महमूद। ठीक है, तो रजिया, बहराम, मसूद, महमूद। याद रखिएगा, रजिया के बाद बहराम आ गया, बहराम के बाद मसूद, उसके बाद महमूद। इस तरह से हम लोग याद रखते हैं पॉइंट्स को छोटे छोटे भाग में। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे, रजिया, बहराम, महमूद, मसूद। ठीक है, तो ये पहला है रजिया, बहराम, मसूद और महमूद और बलबन। ठीक है, एक बार और इसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, रजिया, बहराम, मसूद, महमूद। ठीक, तो अब जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो रजिया का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 याद रखेंगे, 36, 40, 42, 46 और 66। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, 36, 40, 42, 46, 66। ठीक है, तो 36, 40 एक साथ, फिर 40 के साथ फिर 42, 42 के साथ फिर 46, 46 के साथ फिर 66। तो इस तरह से क्रमबद्ध हम लोग याद कर सकते हैं, रजिया, बहराम, मसूद, महमूद। तो रजिया के साथ कौन सा आ जाएगा आपका 40 से 42, 36 से 40, बहराम के साथ आ जाएगा 40 से 42, महमूद के साथ आ जाएगा 42 से 46 और नसरुद्दीन महमूद के साथ आएगा 46 से 66 और बलबन के साथ आ जाएगा 66 से 86। ठीक है, तो याद रखेंगे 36, 40, 42, 46, 66 और 86। ठीक है, 86। इस तरह से हम लोग क्रमबद्ध कर दो पॉइंट को सभी के साथ सेट करेंगे। तो रजिया हो गया, बहराम हो गया, मसूद हो गया, महमूद हो गया, बलबन हो गया। ठीक है, एक थे कैकूकाबाद, क्यूमर्स जो 1286 से लेकर 1290 तक ईस्वी तक है। क्यूमर्स के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, पढ़ सकते हैं हम लोग। कैकूकाबाद 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बुगरा खां की सलाह पर कैकूकाबाद के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया गया। ओके, बुगरा खां की सलाह पर याद रखेंगे कि कैकूकाबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया था। बुगरा खां की सलाह पर कैकूकाबाद ने सिंपल सा बात है कि अब याद रखेंगे, बुगरा खां की सलाह पर एक सलाहकार थे, एडवाइज़र, जिसको बोला जा सकता है बुगरा खां, जो थे एडवाइज़र थे। कैकूकाबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया। कैकूकाबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दी। अब सिंपल सा प्रश्न है कि शाइस्ता खां की उपाधि किसे प्राप्त किया गया, तो कैकूकाबाद ने दिया। कैकूकाबाद ने जलालुद्दीन को दिया। सिंपल से याद रखेंगे कि शाइस्ता खां, ठीक है, वो शाइस्ता खां की उपाधि एक पद का नाम है जो कैकूकाबाद ने जलालुद्दीन को दिया था। याद रखेंगे, कैकूकाबाद, जलालुद्दीन और शाइस्ता खां, इन तीनों का एक रिलेशन है, कैकूकाबाद, जलालुद्दीन और शाइस्ता खां। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में कैकूकाबाद को हटाकर बलबन के अन्य अधिकारी कैमूर्स की सुल्तान घोषित किया गया। ठीक है, कैमूर्स को सुल्तान घोषित कर दिया गया 1290 ईस्वी में। फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में कैकूकाबाद को हटाकर बलबन के अन्य अधिकारी क्यूमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया गया। कुछ माह बाद क्यूमर्स की हत्या पर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब है सिंपल सा कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन की, क्यूमर्स की हत्या करने के बाद। ठीक है, तो जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दिया। कौन दिया? कैकूकाबाद दिया, और बुगरा खां की एडवाइजरी पर वो दिल्ली आया था। ठीक है, अब चलते खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच में हुआ। खिलजी वंश की स्थापना जो थी वो 1290 से लेकर 1320 में। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो
आमिर वर्ग, उलेमा वर्ग, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था जिसे, इस कारण से निम्नलिखित, ठीक है। तो उनके कारण जो थे निम्नलिखित क्यों नहीं था। सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, याद रखेंगे 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। तो खिलजी वंश की स्थापना के साथ सल्तनत में नस्लवादी प्रवृत्ति का अंत हुआ तथा प्रशासन में वंश या कुल के स्थान पर योग्यता को आधार बनाया गया। मतलब कि पहले का जो था कि अगर किसी का कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसमें योग्यता नहीं देखी जाती थी। लेकिन खिलजी वंश के समय में वंश के आधार पर हटाकर उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाने की मतलब शुरुआती कर दिया गया, शुरुआत किया गया। खिलजियों ने बिना किसी वर्ग के समर्थन के शक्ति के बल पर न केवल शासन की स्थापना की बल्कि बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, ठीक है। तो खिलजी वंश के प्रमुख कुछ शासक हैं, उसके बारे में देख लें। सबसे पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1298, 1296 से 1316 और 1316 से 1320। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक, याद रखेंगे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक। 1290 से लेकर 1298, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक। जलालुद्दीन याद रखिएगा, जलालुद्दीन 1290 से 1298, अलाउद्दीन 1296 से लेकर 1316 और मुबारक खान 1316 से 1320, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह, अप्रैल सितंबर 2020 में गाजी मलिक दीपालपुर का इक़्तिदार के नेतृत्व में खुसरो शाह को मरवा दिया, तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है, ध्यान रखेंगे कि नसरुद्दीन खुसरो शाह अप्रैल 1320 से लेकर गाजी मलिक के नेतृत्व में खुसरो शाह को मरवा दिया, तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है। याद रखेंगे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह खिलजी 1290 से 1298, 1296 से 1316, 1316 से 1320, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, अलाउद्दीन खिलजी 1216 से 1316 और जलालुद्दीन 1290 से 1290 से लेकर 1298 ईस्वी तक का था, ठीक है। ये पॉइंट जो नीचे ये पॉइंट जो दिया हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, याद रखेंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते भी है नासिरुद्दीन। इसको स्पष्ट रूप से सभी वर्ड जितने भी शासक के जो नाम हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग पहली बार भी सुन सकते हैं, आप लोग भी पहली बार सुन सकते हैं। जिस विषय में क्या होगा, अगर उसको तोड़ के अगर नहीं पढ़ते हैं वो जल्द दिमाग में सेट नहीं करेगा, तो उसको तोड़ के ही पढ़िए। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, याद रखेंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह अप्रैल और सितंबर, एग्जैक्ट डेट है आपका अप्रैल और सितंबर 1320, ठीक है, 1320। गाजी मलिक जो था वो आपका दीपालपुर का इक़्तिदार के नेतृत्व में खुसरो शाह को मरवा दिया, तुगलक वंश की स्थापना, यानी खुसरो शाह की मृत्यु के बाद ही मतलब तुगलक वंश की स्थापना हुई। अब चलते हैं तुगलक वंश 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक का शासनकाल रहा। तुगलक वंश की स्थापना जो थी 1320 से लेकर 1325, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 1388 में इसकी मृत्यु के बाद 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद, ठीक है, मतलब कि तुगलक वंश का पतन हुआ और इसका पोता जो था तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय के नाम से शासक बना, जिसके बाद अनेक कमजोर शासक हुए जो एक इस प्रकार थे: मोहम्मद, हुमायूं, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद। यह अंतिम तुगलक शासक था। 1413 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हुई तथा कुछ महीनों के लिए दौलत खां नामक अफगान ने दिल्ली पर शासन किया, जिसमें ख्रीज खां ने पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? ख्रीज खां को पराजित करने के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक का उसका शासनकाल रहा, ठीक है। ख्रीज खां सैयद वंश की स्थापना की थी। ख्रीज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता त्याग दी।
ठीक है। खीज खां का जो शासन था वो 1414 से लेकर 1421, मुबारक शाह का जो शासनकाल था 1421 से लेकर 1434 ईस्वी, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर 1445, आलम शाह का शासनकाल 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। ठीक है। 1451 में आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता त्याग दी। 1451 में ही आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता त्याग दी तथा स्वयं बदायूं यूपी का एक पार्ट था, पहले यूपी में है, अभी में यूपी बोला जाता है उसे, यूपी चला गया। उसके बाद 1451 से 1526 में लोदी वंश आता है। लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था, याद रखेंगे इसको। लोदी वंश जो था भारत का प्रथम अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी था। अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इब्राहिम लोदी जो था अप्रैल 1526 में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोदी के पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो ये आपका एक ब्रीफ में समझाया गया टॉपिक है, ये एक ब्रीफ में समझाया गया टॉपिक है, जो मतलब कि दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और नाम भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं, डेट्स भी बहुत सारे हैं इसमें। तो वो एक बार में कोई अगर चाहेंगे कि इसको याद करने के लिए तो वो याद नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसे छोटा छोटा कर पहले एक एक पॉइंट याद करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट्स को याद करेंगे, फिर तीसरे पॉइंट्स करके याद करेंगे, चौथे पॉइंट। जब सभी पॉइंट धीरे धीरे करके दिमाग में सेट कर जाएगा तो एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत के बारे में उसके आगे की जितनी सारी जानकारी हैं उसे फिर पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।